हेलो गाइज, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का थ्योरी। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उस पे बेस्ड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो मोर देन 7 आना चाहिए। जब भी 2 डाइस को रोल्ड करते हैं तो दोनों मिला के जितना नंबर्स आता है वही होता है फाइनली आउटपुट। तो दोनों मिला के 7 से ज्यादा आना चाहिए। तो इसका फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो 7 से ज्यादा आना चाहिए मतलब दोनों मिला के 8 आना चाहिए, दोनों मिला के 9 आना चाहिए, 10, 11, 12 आना चाहिए। अब दोनों मिला के 8 कब कब आएगा? 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 एंड 6,2। ये आ गया दोनों मिला के 8। ओके, अब दोनों मिला के 9 कैसे कैसे आएगा? 3,6, 4,5, 5,4, 6,3। ये दोनों मिला के 9 आ गया। अब दोनों मिला के 10 कैसे आएगा? 4,6, 5,5, 6,4। दोनों मिला के 11 आएगा 5,6 एंड 6,5 और दोनों मिला के 12 आएगा 6,6। कितना आ जाएगा? तो अब ये कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 4 9 3 12 13 14 15। तो 15 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके इवेंट में। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 15 बाई टोटल 36। सैंपल एक्सपेंस कितना होगा? इसमें 6 इसमें 6, तो 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से कट करेंगे, 3 5, 3 से 12, तो आंसर आ गया 5/12। तो ये 5/12 प्रोबेबिलिटी है जब 2 डाइस में मोर देन 7 मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे समझ में आइए वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। What is the probability that the drawn card is neither a heart nor a king? मतलब एक पैक ऑफ कार्ड है जिसमें 52 प्लेइंग कार्ड होता है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो कार्ड ना ही हार्ट होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। ठीक है, तो इसका फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए कि पूरा टोटल 52 प्लेइंग कार्ड में कितना कार्ड होता है हार्ट का। तो पूरा टोटल 52 प्लेइंग कार्ड 4 सूट में डिवाइड होता है। रेड का 2 सूट होता है हार्ट और डायमंड, और ब्लैक का 2 सूट होता है स्पेड और क्लब। तो जो रेड का 2 सूट है हार्ट और डायमंड, उसमें रेड में 13 कार्ड, डायमंड में 13 कार्ड, स्पेड में 13 कार्ड और क्लब में 13 कार्ड, इतना होता है। तो यहाँ पे हार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब हार्ट में 13 कार्ड होता है, वो 13 कार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किंग भी नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए। तो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड में 4 किंग होता है, चारों सूट में एक एक। जब हार्ट को हटा दिए तो उसमें 13 कार्ड हट गया जिसमें एक किंग भी हट गया। उसके अलावा उस 52 प्लेइंग कार्ड में 3 किंग और बचा हुआ है, तो वो 13 कार्ड हटाए हार्ट का और ये 3 कार्ड हटाए 3 एक्स्ट्रा किंग का। तो ये पूरा हार्ट भी हट गया, पूरा किंग भी हट गया। तो टोटल कितना कार्ड हटा? 13 और 3 16 कार्ड नहीं होना चाहिए। वो जो एक कार्ड ड्रॉ करेंगे वो ये 16 कार्ड नहीं होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 52 माइनस 16 करेंगे, जितना बचेगा उतना ही कार्ड में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो कितना कार्ड बचा? 52 माइनस 16, तो ये आ गया 36। तो 36 कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 36/52, क्योंकि एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, वो 36 में से कोई ना कोई होगा। तो 36/52 इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। इसको 4 से कट करेंगे तो 9/13, तो इसका आंसर है 9/13। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ना ही हार्ट होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए। हार्ट में 13 कार्ड होता है, 13 कार्ड में एक किंग इंक्लूड है। उसके अलावा 4 किंग होता है, 4 किंग है तो 3 किंग एक्स्ट्रा है जो हार्ट के अलावा है। तो टोटल हो गया 16 कार्ड। तो 16 कार्ड टोटल हो गया, तो कितना कार्ड बचा? क्योंकि ये हटा देना है ना, तो कार्ड कितना बचा? 52 माइनस 16, तो ये बच गया 36। तो 36 हो गया इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो 36/52 आंसर हो गया, तो 9/13। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से? अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स।
52 कार्ड में से 2 कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन कार्ड्स आर एसेस, दोनों कार्ड एसेस होना चाहिए। तो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड में कितना एसेस होता है? सारे सूट में एक एक एसेस होता है। हार्ट में एक एस होता है, उसके बाद फिर क्लब में एक एस होगा, स्पेड में एक एस होगा और डायमंड में एक एस होगा। ठीक है, तो 4 एसेस हो गया पूरा 52 प्लेइंग कार्ड में। तो 2 कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, वो दोनों कार्ड एसेस होना चाहिए। तो यहाँ पे इवेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट होगा 4 में से 2 का सिलेक्शन। 4 एसेस है, उसमें से 2 एसेस का सिलेक्शन, ये होगा 4C2। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा पूरा 52 प्लेइंग कार्ड में से 2 कार्ड का सिलेक्शन। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा n of E by n of S मीन्स 4C2 by 52C2। ठीक है ना, तो 4C2 कैलकुलेट करेंगे, ये कॉम्बिनेशन है तो कैलकुलेट करने से 6 आता है। और 52C2 मतलब 52 इंटू 51/2 ये होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 2/52 इंटू 51। ठीक है ना, तो इसको 3 से कट करेंगे 2 टाइम्स में, 3 से कट करेंगे 17 और 4 से 13, तो ये आ गया 1/17 इंटू 13। इसको कैलकुलेट करने से आता है 1/221। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, आंसर हो गया 1/221। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस 2 कार्ड ड्रॉ करना था, वो दोनों कार्ड एसेस होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी 4C2/52C2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड फर्स्ट नंबर में ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग द सम 5। मतलब सम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो दोनों में जितना भी नंबर्स आएगा उसका सम 5 होना चाहिए। इसका फाइंड करना ऑड्स इन फेवर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सम 5 कैसे कैसे आएगा। तो सम 5 कैसे कैसे आएगा? 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। इतना ही 4 केस है जिसमें दोनों नंबर्स का सम 5 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट हो गया 4 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है सैंपल स्पेस में 36। तो 5 आने का नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया 4 इवेंट में। अच्छा, तो इवेंट का कंप्लीमेंट में कितना एलिमेंट होगा? ई डैश में 36 माइनस 4 मीन्स 32, ये आ गया 32। और फाइंड करना है ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा? ऑड्स इन फेवर होता है n of E by n of E डैश, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स कंप्लीमेंट ई डैश। तो यहाँ पे n of E है 4, n of E डैश है 32, तो ऑड्स इन फेवर हो जाएगा 4/32 मीन्स 1/8। तो 1/8 इसका आंसर हो गया ऑड्स इन फेवर। ओके, अब नेक्स्ट फाइंड करना है ऑड्स अगेंस्ट ऑफ गेटिंग द सम 6। सम 6 आना चाहिए, तो सम 6 कितना तरीका से आ सकता है? 1,5, उसके बाद 2,4, 3,3 एंड 4,2, 5,1। इतना तरीके से सम 6 आ सकता है। कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट इज 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स कंप्लीमेंट ई डैश कितना होगा? 36 माइनस 5 मीन्स 31। तो ई डैश में आएगा 31। ओके, अब फाइंड करना है क्या? ऑड्स अगेंस्ट। तो ऑड्स अगेंस्ट होगा n e डैश बाई n e। ऑड्स अगेंस्ट आ जाता है, ये फॉर्मूला हो गया। तो n e डैश कितना आ गया? 31 और n e आ गया 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 31/5। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये था ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आई। अभी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है 3 unbiased coins are tossed once, find the probability of getting। ये 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 कॉइन को एक बार टॉस किया जा रहा है। अब कैसा कॉइन है? अनबाइस्ड कॉइन है, मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, जो नेचुरल ओरिजिनल कॉइन होगा वही है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि फाइंड क्या करना है। एग्जैक्टली 2 टेल्स का प्रोबेबिलिटी, एटमोस्ट 2 टेल्स का प्रोबेबिलिटी एंड एटलीस्ट 2 टेल्स का प्रोबेबिलिटी। तो इसका पहले सैंपल स्पेस लिख देते हैं कितना होगा। तो इसका सैंपल स्पेस होगा ये 8 एलिमेंट। ठीक है, हेड 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 टेल, और इसी तरीके से ये 8 एलिमेंट होगा इसका सैंपल स्पेस
में। ओके, तो फर्स्ट में लिया हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 2 टेल। एग्जैक्टली 2 टेल कितना में है जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल है? देखिए, एक तो ये वाला है एग्जैक्टली 2 टेल वाला, उसके बाद ये है एग्जैक्टली 2 टेल और ये है एग्जैक्टली 2 टेल। ये 3 एलिमेंट है जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल है। तो इसका तो फर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8। ठीक है, फर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8। 3 ही एलिमेंट है जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल है और टोटल एलिमेंट है 8, तो 3/8 आंसर। सेकंड में है एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल्स मतलब मैक्सिमम 2 टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, मतलब उससे कम टेल ले सकते हैं। तो एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, उससे कम जा सकते हैं, मतलब 1 टेल वाला इवेंट भी आ जाएगा। 0 टेल मतलब जिसमें कोई टेल नहीं है वो भी एलिमेंट आ जाएगा। तो एटमोस्ट 2 टेल में देखिए क्या क्या है, 2 से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है, एक ये भी है 2, एक ये भी है 3, 4, 5, 6, 7। इसमें तो 2 से ज्यादा टेल आ गया ना, ये नहीं लेंगे। तो 7 एलिमेंट है, ये 7 एलिमेंट है जो एटमोस्ट 2 टेल का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें एटमोस्ट 2 टेल है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इसका सेकंड वाले का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7/8। ठीक है, 7/8 इसका आंसर। ओके, अब थर्ड वाला देखिए, एटलीस्ट 2 टेल लिखा हुआ है, कम से कम 2 टेल होना चाहिए, उससे कम नहीं। तो 2 टेल उससे कम नहीं मतलब 2 टेल हो सकता है और 3 टेल भी हो सकता है। तो 2 टेल वाला केस आ जाएगा और 3 टेल वाला भी केस आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा जिसमें 2 टेल है और 3 टेल है? तो 2 टेल है ना, तो एक तो ये वाला 2 टेल है, ओके, और ओके ये वाला 2 टेल है, ये 2 टेल है और ये 3 टेल है। ठीक है, तो 2 टेल वाला केस और 3 टेल वाला केस, क्योंकि लिखा हुआ एटलीस्ट 2 टेल होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। तो ये 4 केस बन रहा है जिसमें एटलीस्ट 2 टेल है। तो ये थर्ड वाले का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/8, दैट इज 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, क्लियर हुआ अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, इफ अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 without repetition of digits, then what is the probability that the number formed is 35? तो 35 नंबर फॉर्म होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, मतलब ये 5 डिजिट का यूज करके 2 डिजिट नंबर बनाना है। उस 2 डिजिट नंबर में 35 बनेगा, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो 2 डिजिट नंबर बना रहे हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं सैंपल स्पेस। तो मेरे पास कितना डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है। इस प्लेस को फिल करने का नंबर ऑफ वेज 5 वेज, इस प्लेस को फिल करने का नंबर ऑफ वेज 4, क्योंकि रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो एक यहाँ जो प्लेस हो चुका है उसको यहाँ पे नहीं रखना है, उसको हटा के, तो ये हो जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 20 इन सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर बनाने का नंबर ऑफ वेज है 20। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 35 बनना चाहिए। जब 35 बनना चाहिए तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो 3 रखने एक ही तरीका रख सकते हैं, बस 3, यहाँ पे रख सकते हैं बस 5, एक ही तरीका से। तो ये हो गया इवेंट में एक ही एलिमेंट। तो फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इवेंट बाई सैंपल स्पेस मींस 1/20। तो ये आंसर हो गया 1/20 कि ये 5 डिजिट दिया हुआ है, इससे 2 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 35 बनने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/20। क्लियर हुआ अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 6 गर्ल्स सिट टुगेदर। 6 बॉयज है 6 गर्ल्स है, इसको एक रो में बैठाना है। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 6 गर्ल्स साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जिसको साथ में रखना है उसको साथ में रख के एक यूनिट बना लिया जाता है। तो मान लेते हैं कि 6 गर्ल्स को साथ में रखना है, तो 6 गर्ल्स को साथ में रखने का एक यूनिट बना लेते हैं। तो ये हो गया। उसके
बाद ये 6 बॉयज है, तो 6 बॉयज है और 6 गर्ल्स है, तो 6 गर्ल्स को साथ में रखना है, तो इसको बना लिए एक सिंगल यूनिट। इसके अलावा 6 बॉयज है, तो 6 बॉयज और एक ये यूनिट, टोटल मिला के टोटल हो गया 7 यूनिट। तो इस 7 यूनिट का एक सिंगल रो में अरेंजमेंट कितना तरीके से होगा, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। n ऑब्जेक्ट्स का, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट इन अ सिंगल रो, ये होता है n फैक्टोरियल। तो 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसका एक सिंगल रो में अरेंजमेंट होगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये जो एक यूनिट बनाए थे, 6 गर्ल्स है साथ में, तो उस 6 गर्ल्स का आपस में भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब इस 6 गर्ल्स का इस यूनिट में अपने में अरेंजमेंट, ये 6 गर्ल्स है तो 6 फैक्टोरियल होगा इसका आपस में अरेंजमेंट, ठीक है। तो फाइंड करना प्रोबेबिलिटी, तो ये तो हो गया इवेंट। अच्छा, सैंपल स्पेस कितना होगा, तो सैंपल स्पेस होगा कि टोटल 12 पर्संस है, इसका एक सिंगल रो में अरेंजमेंट ये होगा 12 फैक्टोरियल। अब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट होता है n ऑफ e बाई n ऑफ s, सो 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर जितना भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। इसको कैलकुलेट करके आता है 1/132, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो था इवेंट जैसे बना है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड टॉपिक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। बस आपको ये थोड़ा समझना है कि जिसे साथ में रखना है उसको एक सिंगल यूनिट बनाना है, उसको सिंगल यूनिट काउंट करते हुए पहले अरेंजमेंट कर देना है, उसके बाद उस यूनिट में अरेंजमेंट, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर आर 4 एनवेलप्स कोरस्पॉन्डिंग टू 4 लेटर्स, ठीक है। इफ द लेटर्स आर प्लेस्ड इन द एनवेलप्स एट रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट एनवेलप। मतलब यहाँ पे 4 लेटर्स है और उसके कोरस्पॉन्डिंग 4 एनवेलप्स है। तो ऐसे मान लिया कि 4 लेटर है, 1 2 3 4, इसका नंबरिंग दे दिया। और 1 जो लेटर है उसके कोरस्पॉन्डिंग एनवेलप्स है, क्योंकि इसी एनवेलप में इस लेटर दिए जहां जाएगा उसका एड्रेस लिखा रहेगा, तो इस लेटर का कोरस्पॉन्डिंग एनवेलप है ये 1 2 3 4, ऐसे ले दिए। तो ये 4 लेटर 4 एनवेलप। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सारा का सारा लेटर राइट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, इसका फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए कितना तरीका है कि चारों का चारों लेटर अपने अपने राइट एनवेलप में जाएगा। कितना तरीका है, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा इसके प्लेस पर, 3 आ जाएगा इसके प्लेस पर, 4 आ जाएगा इसके प्लेस पर, अपने अपने एनवेलप में चला जाएगा। तो एक ही तरीका है ना कि चारों लेटर अपने अपने राइट एनवेलप में चल जाएगा, तो ये एक ही तरीका है। तो यहाँ फाइंड करना है कि चारों लेटर राइट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, तो ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि चारों लेटर राइट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि चारों लेटर एक राइट एनवेलप में चला जाएगा, वो हो जाएगा ई का कंप्लीमेंट, ई डैश, क्योंकि जो भी इवेंट होता है उसका ठीक अपोजिट लेंगे तो वो होता है उसका कंप्लीमेंट, मतलब ई डैश। तो यहाँ पे ई डैश पहले फाइंड कर लेते हैं, पी ऑफ ई डैश। तो यहाँ दिया है कि चारों लेटर राइट एनवेलप में जाना चाहिए का प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करते हैं, पी ऑफ ई डैश। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करने के लिए पहले लिखते हैं सैंपल स्पेस। तो ये डायग्राम बना लिया कि ये 4 लेटर है, ये 4 एनवेलप है, ये 4 लेटर में नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4, और ये 4 एनवेलप में जिसका नंबरिंग है 1 2 3 4, मतलब लेटर 1 इसी एनवेलप में जाना चाहिए, लेटर 2 इसी एनवेलप में जाना चाहिए, लेटर 3 के लिए एनवेलप है, लेटर 4 के लिए ये एनवेलप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चारों का चारों लेटर राइट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए कि कितना तरीका है कि चारों का चारों लेटर अपने अपने राइट एनवेलप में चल जाना चाहिए। इसका क्या तरीका है कि 1 यहीं पे आना चाहिए, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, एक ही तरीका है जिसमें चारों लेटर राइट एनवेलप में जाएगा। तो फाइंड करना है हम लोग को P ऑफ E। तो P ऑफ E मतलब चारों लेटर राइट एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, और चारों लेटर राइट एनवेलप में जाने का इवेंट को क्या लिखते हैं, ई डैश, मतलब ई का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखिए इसका फाइंड करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज, ये 4 लेटर, ये 4 एनवेलप। तो फर्स्ट लेटर कितने तरीके से भेज सकते हैं, चारों में से किसी में भी। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने का नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4, चारों से कोई भी एनवेलप। अब एक लेटर किसी में से एक एनवेलप में रखा गया, तो सेकंड लेटर जब रखेंगे एनवेलप में उसके लिए 3 एनवेलप खाली है, तो सेकंड लेटर को
पोस्ट करने का या इन्वेलप में रखने का नंबर ऑफ वेज 3, उसी टाइप से थर्ड लेटर को रखने के लिए 2 इन्वेलप बचा हुआ था और फोर्थ लेटर को रखने के लिए एक ही इन्वेलप बचा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा 24। तो 24 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसमें ये 4 लेटर 4 इन्वेलप जैसे जितना तरीका है पॉसिबल वेज है जिससे ये 4 लेटर को 4 इन्वेलप में रख दिए। अब यहाँ पे P ऑफ E डैश मतलब कि चारों लेटर राइट इन्वेलप में जाना चाहिए, इसका नंबर ऑफ वेज है 1, तो P ऑफ E डैश आ जाएगा 1/24। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ड्राइव करवाए थे कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इक्वल टू 1 होता है और फाइंड करना है P ऑफ E, ये होगा 1 माइनस P ऑफ E डैश मीन्स 1 माइनस 1/24, क्योंकि P ऑफ E डैश का वैल्यू 1/24 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/24 मीन्स 23/24। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, जिसमें लिखा हुआ था कि चारों लेटर राइट इन्वेलप में नहीं जाना चाहिए, तो आंसर हो गया 23/24। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें P ऑफ E फाइंड करना थोड़ा टफ है, लेकिन P ऑफ E डैश फाइंड करना आसान होता है। तो P ऑफ E डैश जब भी जो भी इवेंट लिखा रहेगा क्वेश्चन में, उसका कंप्लीमेंट एक बार सोच लीजिए कि कौन सा आसान है, जो आसान है वो फाइंड कर लेना है। अगर P ऑफ E फाइंड करना है और P ऑफ E डैश आसान है तो P ऑफ E डैश पहले फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इस फार्मूला से P ऑफ E फाइंड कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडेज। लीप ईयर में 53 फ्राइडे होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लीप ईयर में कितना नंबर ऑफ डेज होता है। तो लीप ईयर में टोटल 366 नंबर ऑफ डेज होता है। ठीक है, इसमें कितना वीक होगा वो देखते हैं क्योंकि जितना वीक होगा उतना फ्राइडे तो आएगा। तो इसको नंबर ऑफ वीक में पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे 35, 2 बार में 14 2, मतलब 366 डेज है जिसमें 52 वीक हुआ और 2 दिन एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, 52 वीक हो गया, तो 52 वीक में 52 फ्राइडे तो हो चुका है, तो 52 वीक में 52 फ्राइडे हो चुका है, 2 दिन एक्स्ट्रा बचा है। उस 2 दिन एक्स्ट्रा क्या क्या पॉसिबल डे हो सकता है। जो भी 2 दिन एक्स्ट्रा बचा है वो तो कंसेक्यूटिव 2 दिन होगा, वो 2 दिन क्या क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। ये 7 पॉसिबल हो सकता है वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचा है। अब ये 7 पॉसिबल में ऐसा कौन कौन सा इवेंट लेंगे जिससे उस साल उस लीप ईयर में 53 फ्राइडे हो जाएगा। तो अभी 52 फ्राइडे आ चुका है क्योंकि 52 वीक है और 2 दिन एक्स्ट्रा बचा है। तो एक कौन सा इवेंट लेना है जिसमें फ्राइडे आना चाहिए, जैसे संडे मंडे। अगर ये 2 दिन ये संडे मंडे हुआ तब तो उस साल 52 फ्राइडे ही रह पाएगा। मंडे ट्यूसडे हुआ तब भी नहीं होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे नहीं होगा। हाँ, थर्सडे फ्राइडे, अगर वो 2 दिन एक्स्ट्रा थर्सडे फ्राइडे हुआ तो एक फ्राइडे एक्स्ट्रा आ गया और उस लीप ईयर में 53 फ्राइडे हो जाएगा। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे अगर होगा तब भी 53 फ्राइडे हो जाएगा। तो ये 2 इवेंट है जिसको ये 2 इवेंट अगर होगा तब उस लीप ईयर में 53 फ्राइडे हो जाएगा। तो ये 2 इवेंट हो गया और सिंपल ऐसे मतलब ये 2 दिन का टोटल पॉसिबिलिटी, तो ये टोटल 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा P ऑफ E इक्वल टू 2/7। 2 पॉसिबिलिटी है फ्राइडे आने का और टोटल पॉसिबिलिटी है ये 7, तो 2/7 इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, समझ में अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है 2 इंटीजर्स x एंड y आर चोजन विथ रिप्लेसमेंट आउट ऑफ द सेट 0 1 2 3 4 अप टू 10। ये 0 से 10 तक नंबर्स है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस y का मॉड इज ग्रेटर देन 5। इससे 2 इंटीजर सेलेक्ट करना है x एंड y और ये जो भी इंटीजर होगा वो इसी से लेना है 0 से 10 विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब एक इंटीजर लेंगे उसको रख देना है फिर दूसरा इंटीजर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है, वो देखना है कि इस पर डिपेंड करता है कि ये क्या है। तो 2 इंटीजर लेना है, वो दोनों इंटीजर का डिफरेंस का मॉड, ठीक है, उसका डिफरेंस ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो भी 2 इंटीजर लेंगे वो क्या क्या हो सकता है। एक अगर 0 लेंगे तो दूसरा कितना होगा, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना लेंगे 6,
क्योंकि 5 अगर लेंगे तो 0 - 5 का मॉड 5 होगा, जो 5 से ग्रेटर नहीं आ रहा है। एक तो लेना पड़ेगा 0,6, ओके, दूसरा लेना पड़ेगा 0,7, फिर 0,8, फिर 0,9 एंड 0,10। ये हो गया, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, और ठीक इसका अपोजिट मतलब 6,0, 7,0, मतलब x का वैल्यू 7, एक y का वैल्यू 0 तब भी होगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 7 तब भी होगा। तो इसलिए इसका रिवर्स भी, मतलब 8,0, 9,0 एंड 10,0। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से, तो क्या कहेगा 1,7, 1,8, 1,9, 1,10, और ठीक इसका 4 और अपोजिट वाला, उसका 2 से अगर लेते हैं तो 2,8, 2,9, 2,10, और इसका ठीक अपोजिट वाला और 3। ओके, अब 3 से लेते हैं तो 3,9, 3,10, ठीक है, और इसका ठीक अपोजिट 2 और। अब 4 से लेते हैं तो 4,10, एक ही होगा ना, और इसका ठीक अपोजिट एक और 10,4, ठीक है इतना। तो ये जो इतना एलिमेंट मिला है जिसमें ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ठीक इसका अपोजिट, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, तो ये x और y का वैल्यू का पेयर बना दिए। ये सारा नंबर्स अगर यहाँ पे रखेंगे तो उसका डिफरेंस ग्रेटर देन 5 आएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, ये 10 हो गया, 10 और 4 ये, 4 ये, तो 10 और 8 मतलब 10, और इसके लिए 8, इसके लिए 6, इसके लिए 4, इसके लिए 2, ये हो गया। तो 6, 4, 10, 8, 2, 10 और ये 10, ये टोटल आ गया 30। तो टोटल 30 एलिमेंट्स है जिसमें x और y का पेयर है और x माइनस y ग्रेटर देन 5 हो रहा है। ये 30 हो गया इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, अब सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे डिसाइड करेंगे? जब एक नंबर वहां से उठा रहे हैं फर्स्ट में x का वैल्यू, तो वो कितने तरीके से आएगा? ये 0 से 10 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो सैंपल स्पेस में हो गया 11 इंटू, अब उसको रिप्लेस करेंगे और फिर दूसरा नंबर उठाएंगे उससे, तो वो भी 11 नंबर ऑफ वेज होगा, कोई कंडीशन नहीं लगाना सैंपल स्पेस में। तो 11 इंटू 11 आ गया 121, ये हो गया सैंपल स्पेस। ओके, अब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो हो जाएगा 30/121, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। 30 है नंबर ऑफ एलिमेंट जिससे x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन 5 आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मीन सैंपल स्पेस है 121, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 30/121। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस्ड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आप लोग ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।